विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इस पेपर को देखने वाले हैं। इससे पूर्व हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का पाठ्यक्रम देखा। पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से आप लोगों के सामने जो है तो क्या है अंकित किया। अब उसके 3 भागों में से पहले भाग की ओर हम प्रस्थान करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के सम्मुख पाठ्यक्रम के 3 भाग को सुव्यवस्थित रूप से बयान किया था, जिसमें नंबर 1 आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक तथा साहित्यिक परिस्थिति एवं विशेषताओं के संबंध में बतलाया था, और दूसरा काव्य साहित्य और तीसरा गद्य साहित्य। इन 3 मुख्य पॉइंट और उसके उप पॉइंट को मैंने आप लोगों के सम्मुख विषयानुक्रम के रूप में पाठ्यक्रम बतलाते समय बयान किया था। उसके बाद देख लीजिए, अब हम जो है तो इस आधुनिक काल के प्रथम भाग की ओर मुड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आधुनिक काल की परिस्थितियां या पृष्ठभूमि पर क्या है प्रकाश डालेंगे। आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक तथा साहित्यिक परिस्थिति का क्या है परिचय निम्न रूप से हम देखने वाले हैं। इससे पूर्व हमने पंचम सत्र के अंतर्गत आदि तथा मध्ययुगीन भारतीय साहित्य के इतिहास में आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, इनकी भी परिस्थितियां एवं विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। उसी भांति आधुनिक काल के जो है तो क्या है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक तथा साहित्यिक परिस्थिति को जो है तो हम निम्न रूप से क्या है व्यक्त करने वाले हैं। तो देख लीजिए आप, आधुनिक काल अपने आप में एक क्या है तीनों कालों की तुलना में बड़ा काल है। आधुनिक काल में जो है तो साहित्य में, खास करके हिंदी साहित्य में बड़ा विस्फोट हुआ है। इसमें जो है तो ढेर सारी जो है तो विधाओं का उसका सृजन हुआ है। इसमें केवल पहले तीनों कालों की माफिक जो है तो क्या है केवल हिंदी काव्य का रूप नहीं है। उसमें जो है तो आप देखते हैं तो पता चलता है कि मुक्तक या प्रबंध का भी उसमें थे। इसमें इनके अलावा अन्य विधाओं का भी समावेश है। सुचारू रूप से, स्थूल रूप से या स्टेप बाय स्टेप या बोलेंगे एक के बाद एक हम सबक देखेंगे तो सारा मामला अंततः आपके समझ में क्या है आने वाला है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम उसके पूर्ववर्ती काल जैसे आदि काल, भक्ति काल और रीति काल से कई बातों से क्या है भिन्न यह काल को देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्राचीन कालों में विशेष रूप से काव्य साहित्य का ही क्या है भाग देखने के लिए मिलता था। इस साहित्य में मैंने आपको इससे पहले भी कहा, मुक्तक और प्रबंध ये दोनों मुख्य शैलियों का विकास हुआ था। आधुनिक काल में आकर हिंदी काव्य में अनेक शैलियों का विकास हुआ है। इस काल की विशेषता यह भी है कि इस काल में गद्य साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ है। हिंदी साहित्य में गद्य की सभी विधाओं का आरंभ माना जाता है। अर्थात भारतेंदु काल में ही हिंदी में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, आलोचना आदि साहित्यों का क्या है या साहित्य के उद्भव का, विकास का क्या है रूप हमें देखने को मिलता है। यह इस काल की सबसे बड़ी क्या है विशेषता है। भक्ति काल का साहित्य जनता का साहित्य है और रीति काल का साहित्य दरबारों का साहित्य है। क्योंकि हम देखते हैं कि भक्ति काल में भक्ति की जो है तो धाराएं, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो,
यह हमें दिखाई देता है कि रीतिकाल की दरबारी साहित्य को हम देखते हैं तो बिहारी लाल जैसे कवि, दरबारी कवि मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में ये थे, और एक एक सोने के मुद्रा के लिए एक एक दोहा ये लिखते थे, है ना। दरबारी या भक्ति जनता का जो साहित्य है, ये दोनों साहित्य के विपरीत आधुनिक काल का साहित्य है। आदिकाल और रीतिकाल का अधिकतर साहित्य राजकीय मनोवृत्तियों तथा आश्रयदाता की तुष्टि का लक्ष्य रखकर लिखा गया है। मैंने कहा आपको, जैसे कि बिहारी का एग्जाम्पल दिया, उसके पश्चात यदि आप देखते हैं तो अन्य भी ढेर सारे विद्वान हैं जो राज कवि थे, कविराज नहीं, राजाओं के कवि थे। परंतु आधुनिक काल का हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग की वाणी के रूप में मुखरित हुआ है, जो नवीन शासन प्रणाली तथा नूतन अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप पीड़ित और शोषित था। यानी कि यहाँ पर हमने देखा मार्क्सवादी विचार प्रवाह मध्य वर्ग में बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिलता है, और शोषित और पीड़ितों का भी क्या है, इसमें साहित्य सृजन हुआ है। इतना ही नहीं, यदि हम उपन्यास साहित्य को उसको देखते हैं ना, साहित्य के समय में या साहित्यिक परिस्थिति के समय में, ये बात का मैं उल्लेख करने वाला हूँ, आप उसके पूर्व बतलाता हूँ। फिर भी अब उपन्यास साहित्य का यदि हम जिक्र करते हैं तो पता चलता है प्रेमचंद एक ऐसे विद्वान थे, कथा सम्राट थे, जिन्होंने यथार्थ और वास्तविक समाज का चित्रण अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से किया। उसके पूर्व कहानियां नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, उपन्यास थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो अय्यारी, काल्पनिक, तिलिस्मी थी, सब राजा रानी, एक था राजा एक थी रानी, इसी प्रकार के थे। जैसे कि हम देखते हैं आलिफ लैला की कहानियां, उसके पश्चात पंचतंत्र की कहानियां, या अली बाबा 40 चोर की कहानियां, है ना, या बिरबल अकबर की कहानियां, है ना, इस प्रकार की कहानियां हुआ करती थी। इसमें जो है तो वास्तविकता का मामला, यानी वास्तविक जन समुदाय न होते हुए राजा महाराजा राजकुमार इस प्रकार का मामला था। मध्यम वर्ग को वहाँ कोई स्थान नहीं था, और ये बड़ी खूबी या विशेषता हम कहेंगे आधुनिक काल की, कि उन्होंने मध्यम वर्ग को इस साहित्य में क्या है, स्थान दिया। पूर्ववर्ती कालों के साहित्यकारों ने सामयिक समस्या और संघर्षों के प्रति उपेक्षा भाव रखकर स्थायी और शाश्वत को साहित्य में स्थान दिया, परंतु आधुनिक काल का साहित्य, विशेष रूप से गद्य साहित्य, जीवन के यथार्थ चित्रण का विषय बना है। इस प्रकार इस काल के साहित्य में जीवन का अधिक व्यापक चित्रण होने से वो जन सामान्य के जीवन के अधिक निकट आ सका। इसका श्रेय तात्कालीन परिस्थितियों को ही है। संक्षेप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक तथा साहित्यिक परिस्थिति का विवेचन हम निम्न रूप से प्रकट कर रहे हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम आधुनिक काल की परिस्थिति या पृष्ठभूमि में, ये जो है तो प्रारूप के पश्चात हम यहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति पर क्या है, प्रकाश डालने वाले हैं। राजनीतिक परिस्थिति या पृष्ठभूमि, तो हिंदी साहित्य के पूर्ववर्ती कालों की तुलना में, पूर्ववर्ती है ना, आदिकाल, भक्ति काल, है ना, रीतिकाल, इन तीन कालों को कहेंगे हम। आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि हम देखते हैं आधुनिक काल के बाद ही हमें क्या है, आजादी मिली है। उसके पहले भारत किस प्रकार का था, अंग्रेजों के जो है तो अधीन था, गुलाम था। हिंदुस्तान में जो है तो क्या है, अनेक राजे राजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थी, है ना, इनका सबका एक संग भारत हुआ है। तो हम आधुनिक काल से हिंदी साहित्य के हमें दिखाई देता है कि यदि राजनीतिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो पता चलता है कि ये आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल में ये जो राजाओं के काल थे, जहाँ जो है तो क्या है, रियासतें छोटी छोटी राजाओं की, या हिंदुस्तान के न जाने कितनी शक्लें थी, वो मामला कुछ और था, और आज का आधुनिक काल का मामला कुछ और है। इस समय देश में मुगल शासन समाप्त हो चुका था, और अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे छल कपट से देश के शासन को अपने हाथों में ले लिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अंग्रेज शासन अपनी जड़ें जमा रहा था और राजनीतिक पृष्ठभूमि में 1857 का इतिहास प्रसिद्ध भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो अनेक कारणों से असफल रहा। देख लीजिए, 1857 का जो गदर है, संग्राम है, ये जो है तो पहला था, फल था। विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा हुई, कालांतर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी क्या है स्थापना हुई। इन्हीं दिनों में संसार का प्रथम महायुद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। रोलेट एक्ट और जालियनवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ। खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत अन्य जो है तो क्या है प्रकार के आंदोलन वगैरह का भी यहाँ पे क्या है निर्माण हुआ या कार्य हुआ, जिसमें जैसे कि असहयोग आंदोलन इसी का एक क्या है उदाहरण है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, जिन्ना का कांग्रेस से अलग होना और मुस्लिम लीग सम्मिलित होना, कांग्रेस शासन और कांग्रेस के बीच संधियां इस युग की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। देख लीजिए, हमने आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली हुई है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे संघर्ष करने पड़े हैं और उस संघर्ष के दौरान सबसे पहले 1857 की गदर है, उसके पश्चात हमें दिखाई देता है महायुद्ध है, रोलेट एक्ट है। इतना ही नहीं, गांधी का असहयोग आंदोलन है, नमक का आंदोलन है, दांडी यात्रा है। इतना ही नहीं तो हमें दिखाई देता है कि जिन्ना और कांग्रेस में जो है तो क्या है फूट निर्माण होना है, मुस्लिम लीग की स्थापना होना है और उसी हमारे जो तो राज्य की जो देश की जो दो शक्लें हुई है उसी का ही बीज उसमें क्या है बोआ गया हुआ देखने के लिए मिलता है, जिसका परिणाम पाकिस्तान हिंदुस्तान देश की दो क्या है शक्लें हुई है। अंग्रेज शासन और अंग्रेजों के बीच न जाने कितनी संधियां इस युग में हुई है, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है और इस भूमि के अंतर्गत ही हमें दिखाई देता है कि दूसरे महायुद्ध का भी आरंभ हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र और सन 1940 में पाकिस्तान की मांग और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सन 1946 में आंतरिक सरकार की स्थापना और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र होना आदि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या हमें दिखाई देता है जो गदर हुई है, वो आधुनिक काल की एक प्रमुखतम घटना है। भारतीयों को इसी समय ये प्रतीत हुआ कि हमारी ही सेना द्वारा अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। स्वतंत्रता युद्ध की लहर लगभग 1 वर्ष तक चलती रही। अंग्रेजी सेना के दमन और भारतीय महाराजाओं के विश्वासघात से स्वाधीनता संग्राम असफल हुआ, जिसमें नाना साहेब पेशवा, बांदा का नवाब तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि वीर सेनानी काम आए। भारतीय हिंदुकालीन साहित्य इस संबंध में बिल्कुल मौन है। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु कुछ एक विद्वानों ने जो है तो हमें दिखाई देता है उस पर कलम चलाई है। और जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जैसे विद्वान ने कहा, मुझे तोड़ देना वनमाली, फेंक देना उस पद पर जहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक, है ना। तो इस प्रकार का अभी जो है तो क्या है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत का मामला हमें इस काल में दिखाई देता है। या वो राम कुमार बिस्मिल की पंक्तियां देख लीजिए आप। अब देखना है कि कितना जोर बाजू कातिल में है, यह है ना। अब जो या उसको सुचारू रूप से मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोर कितना कातिल में है ना। इस प्रकार के भी जो है तो कुछ साहित्यिक लोगों ने उन्होंने जो है तो जनता को उसको जो है तो क्या है प्रेरित करने का कार्य किया हुआ है। इसके बाद भारत में विक्टोरिया रानी का शासन आया। इसमें अनेक प्रकार की सांत्वनामयी
घोषणाएं की गई, परंतु विशेष बात तो यह है कि यही काल अंग्रेजी शासन की दृढ़ता का काल है ना। जैसे हाथी के दांत बताने एक रहते, खाने एक रहते, बड़ी बड़ी घोषणाएं वगैरह विक्टोरिया रानी ने की, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अमुक करेंगे तमुक करेंगे, ये सहूलत देंगे वो सहूलत देंगे। जैसे मुंबई से ठाणे सर्वप्रथम रेल उसी पीरियड में दौड़ी भी है, पोस्ट ऑफिस का भी निर्माण हुआ है, सड़कों का भी निर्माण हुआ है, तरक्की वगैरह थोड़ी थोड़ी क्या है हुई हुई है, लेकिन अपने स्वार्थ के अपने कार्य के हिसाब से उन्होंने किया हुआ है। अंग्रेजी सभ्यता, भाषा और साहित्य का उच्चता का प्रचार करने की लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली का प्रचलन कराया। देख लीजिए, यहाँ पर आज भी हमें दिखाई देता है कि जो लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं करते हैं, और या जो लोग हमारे पास जो है ना ग्रेजुएट वगैरह होते हैं, अगर वो अपने गांव लौट गए ना, यदि वो किसान के पुत्र है तो खेती में काम करना उचित नहीं समझते। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों ने मेकाले की शिक्षा पद्धति के कारण भारत को क्या है पूर्ण रूप से परिवर्तित कर कर बौद्धिक गुलाम बनाने का कार्य किया हुआ है। मेकाले की शिक्षा पद्धति के कारण, जैसे कि हम बोलते हैं ना, बाबू बनाने का, यानी कि क्लर्क वगैरह बनाने का, इसका उसका टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का, यह हमें दिखाई देता है कि आईटी का, चिकित्सा का, इस प्रकार का जो है तो एजुकेशन न देते हुए सिर्फ पदवीधर बनाने का जो है तो मामला यहाँ पर उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है तो अपनाया। और वो जो है तो ट्रेजिकल एजुकेशन पद्धति जो अपनाई आज हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार भारतीय शिक्षित समाज अंग्रेजी सभ्यता के रंग में पूरी तरह से रंग जाने लगा। ये सब परोक्ष कूटनीति का ही परिणाम था, जिसकी प्रतिध्वनि भारतीय हिंदू के साहित्य में मुखरित हुई हमें देखने के लिए मिलती है। और ये जो है पढ़े लिखे नौजवान या पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है पूरी अंग्रेज नुमा क्या है हुई है। अंग्रेजी स्कूल से, अंग्रेजी विचार से, अंग्रेजी तारीख से हासिल कर कर डिग्री जो लेकर आए, वो हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, हमारी तहजीब को, है ना, हमारी रूढ़ी परंपराओं को जो है तो मानने के लिए थोड़ी आनाकानी किया करती थी। उनमें एक अलग ही मामला जो है तो मादा निर्माण हुआ था, और यही मैकाले को करना था। और इस कारण जो है तो एक अलग रूप आया, और इसी पीरियड में हमें दिखाई देता है कि ढेर सारी अंग्रेजों की ओर से क्या है दृढ़ता भी हुई है, और हमारे लोगों से, हमारे लोगों पर क्या है शासन किया हुआ है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था, किंतु बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, है ना, ये तीनों ने जो है, या इन समय में जो है तो तिलक के प्रवेश से ये स्वाधीनता संस्था का रूप बदल गया। और सन 1905 में बंगभंग कानून से भारतीय स्वाधीनता की भावना तीव्र हुई, और अंग्रेजी राज्य को ललकारने के लिए अनेक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सन 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली और हिंदू मुसलमानों को एकत्र कर असहयोग आंदोलन आरंभ किया। अब देख लीजिए, तिलक के बाद गांधी, है ना, यही दो चोटी के जो नेता थे, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जो है तो बहुत सारे जो है तो सुभाष बाबू है हमारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, नारा लगाने वाले ये है। कुछ अलग अलग गुट जो है तो बने हुए थे। मुख्य रूप से दो गुट थे, एक जाहल था, एक मवाल था। एक रक्त रंजित क्रांति का जो है तो स्वीकार करने वाला था, और एक असहयोग का, अहिंसा के मार्ग से चलने वाला था, है ना। इस प्रकार का भी जो है तो क्या है उस समय में जो है तो तिलक, गांधी के बारे में हम जो है तो क्या विचारों में फर्क को क्या है महसूस कर सकते हैं। 1930 में भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे देशभक्त को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु इस एक भारत के अंग्रेजों ने दो भागों में
दो भागों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। फूट डालो और राज करो, इस प्रकार के नीति का उन्होंने जो है तो क्या है अवलंबन किया। और जाते जाते हमें दिखाई देता है किस प्रकार उन्होंने जो है तो हमारे सम्मुख ये जो है तो नीति का भी जो है तो क्या है खुलकर इस्तेमाल कर कर आपस में ही दोनों को जो है तो क्या है उन्होंने जो है तो लथाड़ने का या लड़ने का, लड़ते रहने का पैगाम वे देकर यहाँ से चल दिए।